खाना जंगी हो रही है, मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी तायीद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है, मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में जो चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया। भाई साहब रुक जाइए ना। केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर, खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पे बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर, किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट बना है, तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। हम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहे हैं कि जब राजनाथ सिंह भारत के होम मिनिस्टर थे, क्या उन्होंने नहीं कहा था कि भारत के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का आईसिस और अल-कायदा से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूर है उससे? क्या खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था कई बैनुल-अक़वामी फोरम पर? और आज इसको जोड़ रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सख्त सजा दो उनके तक। दीजिए, क्या सजा देना चाहिए, कौन सी सजा देना चाहिए? और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री, तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है। क्या आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल? मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। हम आज यहां से हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको आप। सरकार आपकी है, 370 आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच करके हटाया। अब क्यों आकर वो लोग मार रहे हमारे सिपाहियों को? ये 10-12 दिन में एक तो सिपाहियों की गाड़ी जा रही थी, उस पर रॉकेट लॉन्चर से उनको शहीद कर दिया, और फिर कल आज 5 हमारे सिपाही मारे गए। क्या हो रहा है हमारे देश में प्रधानमंत्री? और बीजेपी आरएसएस के लोगों से पूछता हूं जो हर थोड़ी देर को नेशनलिज्म नेशनलिज्म बोलते, अरे तुम्हारा नेशनलिज्म अब क्यों खामोश हो चुका है? कहां गया तुम्हारा नेशनलिज्म? बताओ, बोलो तुम्हारा नेशनलिज्म कहां है? हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान से आकर, और बीजेपी के आरएसएस के लोग उस पर बात नहीं करते। हमारे देश में मणिपुर में चर्चों को जला दिया जा रहा है, सिविल वार हो रही है मणिपुर में। क्यों हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी मणिपुर में की।
आपने ट्राइबल्स के जो राइट्स थे किसी और को देने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा टाइम निकालेंगे, इन चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे और रोकेंगे। और हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में अमन और शांति पैदा हो जाए और वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के स्टेटस को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये एमआईएम पार्टी डिमांड करती है। आप किसी को एसटी में शामिल नहीं कर सकते ऐसा ही करके, इसीलिए मणिपुर में सब तमाशे हो रहे हैं। तीसरी अहम बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अल्लाह बख्श साहब हैं। अभी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के जो एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उन्होंने मजलिस के बारे में बहुत कुछ कह दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक मर्तबा क्या हुआ था, एक घोड़े में और गधे में बहस हुई। एक मर्तबा घोड़े में और गधे में बहस हुई। बहस किस बात पे हुई कि घोड़ा यह बोल रहा था कि कौवा का रंग काला होता है, गधा बोला नहीं कौवा सफेद होता है। दोनों में बहुत बहस हुई। तो आखिर में जंगल के बादशाह शेर के पास गए। शेर के पास जाकर बोले देखो हम दोनों में बहस हो रही है, घोड़ा ये बोल रहा है कि कौवा काला होता है और गधा ये बोल रहा है कि कौवा सफेद होता है। तो शेर फैसला क्या दिया? शेर बोला कि मेरा फैसला ये है कि घोड़े को कोड़े मारो। घोड़ा बोला ये क्या है शेर साहब? बोले तेरा काम, तेरे को सजा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तू घोड़ा है, इन्हें गधा है, और तेरे को गधे के मुंह नहीं लगना था। और अगर गधा बोल रहा कि कौवा सफेद है तो तू ये बोलना था कि इन्हें गधा है और तू बहस नहीं करना था उससे। तो मेरी आपसे अपील है, गधों से बहस नहीं करना, घोड़े पे सवारी करके विधानसभा जाना है। ये बोलते रहते हैं लोग, कुछ तो भी बोलते रहते हैं। अभी यहां क्यों खड़ा करे, वहां कहीं क्यों नहीं खड़ा करे? मैं बीजापुर खड़ा करता तो तुम्हारी पैंट ढीली हो जाती थी अब तक। मैं खाली दो जगह पे खड़ा किया। एक जगह जमखंडी में सुशील कुमार को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इतना पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी को, गलती करा, हमें 20-25 खड़ा करना था शायद। तो इससे बात मालूम हुई कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि गरीब और मजलूमों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे कर्नाटका में। कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती, बल्कि बीजेपी भी नहीं, दोनों भी एक है इस मामले में। दोनों भी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूमों की एक आवाज पैदा हो जाए। दोनों भी ये नहीं चाहते, कांग्रेस और बीजेपी, मोदी और राहुल ये बात को नहीं चाहते कि कर्नाटका की विधानसभा में अल्लाह बख्श हो या हमारा हुबली ईस्ट का उम्मीदवार हो या फिर जमखंडी के सुशील कुमार हो, वो गरीबों और मजलूमों की आवाज को कर्नाटका की असेंबली में जाकर उठाएं। वो हरगिज नहीं चाहते कि गरीबों और मजलूमों से इंसाफ की एक ताकतवर आवाज उभरे, निकले। इसीलिए आप देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि कमजोरों की आवाज नहीं उठनी चाहिए। अब आप देश के प्रधानमंत्री को देख लो, उन्होंने आज अपने भाषण में बोल रहे कि इन लोगों को सजा दो पोलिंग करते वक्त, आप जब वोट डालेंगे। नरेंद्र मोदी, आप चाइना को बोला ना, मैं चाइना तेरे को सजा देता हूं, तुमने डेप्सांग डेमचाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा। देश के प्रधानमंत्री चाइना को सजा नहीं देना चाह रहे, देश के प्रधानमंत्री कमजोरों को सजा देना चाहते हैं, कमजोरों को सजा देने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ताकतवर जालिम को सजा दो आप।
मगर आप कमजोरों को सजा देने की बात करते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोल रहे हैं इनको सजा दो। क्या सजा देंगे भाई? प्रधानमंत्री और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, या कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मजलिस कोर्ट मत दो, हमारी सरकार आएंगी। अच्छा, तुम्हारी सरकार आई तो तुम क्या करोगे बताओ? मैं फिर से सवाल उठा रहा हूं, मेरी नजर में कर्नाटका के इस चुनाव में हिजाब भी एक मुद्दा है, हिजाब एक मुद्दा है, मगर हमको यह बोल दिया गया है कि नहीं नहीं, ओवैसी की तकरीर पर, भाषण पर भरोसा मत करो, अभी नहीं बात करना हिजाब की, बाद में देखेंगे। वो बाद कभी आता ही नहीं है, याद रखो। लोहा जब गर्म रहे जब ही हथौड़ा मारते, ठंडा होने बाद से कुछ असर नहीं होता उस पर, याद रखो। अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो। पूछो इनसे हिजाब के ऊपर क्या करने वाले। मोदी जी तो हिजाब के खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी हिजाब के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी जो है अपने मुंह पे हिजाब डाल के बैठी हुई है। ये हमारे लिए इशू है, जरूरी इशू है। भारत के संविधान में जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 29 में किसी का कल्चर फंडामेंटल राइट है, तो हिजाब भी मेरा कल्चरल राइट है। मगर कांग्रेस का कोई लीडर नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? नहीं नहीं, अगर यहां बोले तो उनके वोट नहीं मिलते। अरे ये उनके इनके वोट का सवाल नहीं है, सच्चाई की को बयान करो। सच्चाई है कि इशू है, हमारे बच्चियां स्कूल को, कॉलेज को नहीं जा पा रही हैं, मगर आप इस पर नहीं बात करेंगे। रिजर्वेशन इशू है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन से ही गरीब लोगों को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत कॉलेजेस में, गवर्नमेंट की नौकरी में, मेडिसिन डॉक्टर में, इंजीनियरिंग में, एमबीए में, एमसीए में, लॉ कॉलेज में, ये सब इनको कोटा मिलता 4% का। भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पसंद करते कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो। उनको तकलीफ होती उनकी पार्टी को कि कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बेवा की बेटी कलेक्टर बन जाए। इनको पसंद नहीं है। ये हमेशा चाहते हैं कि हम पंचर की दुकान पे रहें, हम फ्रूट की बंडी लगा के रहें, हम छोटे छोटे दुकानों में काम करें और पूरी जिंदगी हमारी गुर्बत में बसर हो जाए। और क्यों कह रहा हूं, बोल रहा हूं आपको, अंग्रेजी का एक वर्ड है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, यानी अगर मेरे दादा उनकी उम्र में, उनके जमाने में अगर 1000 रुपये कमाते थे, तो दादा का बेटा कम से कम 1500-2000 रुपये कमाना। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे मुल्क में, दलित आदिवासियों का डेवलपमेंट हुआ। अगर कोई दलित के वालिद, दादा उनके 1000 रुपये कमाते थे, तो आज उनका पोता 2000 रुपये कमा रहा है। मगर अगर किसी का पोता दादा से कम कमा रहा है, तो भारत का मुसलमान, ये डेटा है, उसका डेटा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो बोलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ डिबेट करने को, मगर इस पर बात नहीं करेंगे। और कर्नाटका के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को जो बीजेपी ने रिजर्वेशन निकाला, और अमित शाह जो कलेजा फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं रिलीजन पे नहीं मिल सकता। अमित शाह साहब, क्यों झूठ बोलते आप? कर्नाटका के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर दिया जा रहा है, और उसका इंपेरिकल डेटा है, रिपोर्ट है। जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे, ये एक झूठ बोली थे। अब कांग्रेस पार्टी इस पर भी नहीं बोलती। नहीं, हम बोल दिए ना, आए तो करेंगे। अरे आए तो नहीं, तुम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है या नहीं, बोलो हमको। तीसरी बात, मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि ये जो कांग्रेसी बोलते ना, हमेशा झूठ बोलते। बजरंग दल पे बैन लगाएंगे बोले थे ना, बोले ना, आप देखे ना, पूरे मीडिया में आया।
बोले ना। अब क्या हो रहा, कल वीरप्पा मोइली बोल दी हम नहीं करते बैन, हमारे को ताल्लुक ही नहीं है, हमारे को पावर ही नहीं है। आज जगदीश शेट्टर साहब जो कर्नाटका के एक सीएम है, उन्होंने बोले नहीं नहीं बजरंग दल पे कोई बैन नहीं। जब ये बात आई तो कांग्रेस के जितने चमचे थे, इनके चमचे ताली ताली ताली, हो गया हो गया। मेरे को फोन करके बोले मेला बाबू ऐसे तुम्हारी पार्टी के बातें बहुत सुना मैं, तुम लोग बोलते ज्यादा करते कुछ भी नहीं, तुम बर्बादी का काम करने में माहिर हो। अब जो लोग आकर हमारे पास बोल रहे थे कांग्रेस की सपोर्ट है, वो देखो ऐसा करने वाले हम लोग, ऐसा करने वाले हैं। तो मेरे से कई लोग बोले ऐसा हो रहा, कांग्रेस वापिस आ रही, ऐसा हो रहा, क्या क्या की बोले। मैं बोला एक बात सुनो, अगर तुम मेरे से आके पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पहले शादी होना, शादी होने के बाद औलाद हुई तो बोल सकते बेटा है या बेटी, उसका नाम रखते। अभी से तुम बोल रहे ऐसा होगा तो ये नाम रख दूंगा मैं, अभी वोट टाइम है, वोट टाइम है अभी। तो कांग्रेस पार्टी का मामला यही है, और कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत से लोग भी हैं। मैं उन लोगों से बड़ी अदब के दायरे में अपील कर रहा हूं, आप जो कांग्रेस की आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आप पुरानी सियासत को सामने रखकर सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की पॉलिटिक्स 2014 के बाद 90 डिग्री बदल चुकी है। जो लोग आज कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बड़ी अदब से उनसे कह रहा हूं कि आप 1970, 80, 90, 2000 की सियासत को सामने रखकर फैसला ले रहे हैं। जरा इस पर भी तो गौर करो, मेरी इस बात पर। आप मुझे पसंद नहीं करते, आपका इख्तियार, आप मुझसे नफरत करते, आपका इख्तियार, मगर ये तो देखो कि भारत की राजनीति 2014 से 90 डिग्री बदल चुकी है, और इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, इसके जिम्मेदार कोई और लोग हैं जो भारत को इस राह पर लेकर चले गए। अब आप बताइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आपको मुत्तहिदा तौर पर अपने एक पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करना है। रियलिटी को सामने रखो, हकीकत को सामने रखो, और एक अच्छा फैसला लो आप। मैं आज अखबार में पढ़ा कि अमीर शरीयत ने बयान दिया कि सेकुलर पार्टी को वोट दो, और मगर वोट डालो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल वोट डालिए, मगर सेकुलर कौन है आज बताओ मेरे को आप। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अलायंस कर ली, वो शिवसेना का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कांग्रेस का मिनिस्टर है, असेंबली में महाराष्ट्र की बैठे हुए हैं साथ में, और उद्धव ठाकरे खड़े होकर तकरीर करके कहते हैं कि शिवसेना बाबरी मस्जिद की शहादत में उनके लोग थे। अब सेकुलर हो गए वो लोग। आप इख्तिदार के लिए, पावर के लिए शिवसेना के साथ चले जाते, और जब असदुद्दीन ओवैसी ये बात को करता तो बोलते इन्हें देखो, इन्हें जज्बाती तकरीर करता। अरे मैं जज्बाती तकरीर नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। क्या शिवसेना सेकुलर हो गई? कैसे हो गई? नहीं, कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दे दिया। क्या कांग्रेस के लोग, आप देखते होंगे कि कोर्ट होता है, कोर्ट के बाहर लोग एक टेबल बेंच डाल के बैठते, नोटरी कराना है, एफिडेविट लिखाना है। क्या कांग्रेस पार्टी वो हो गई?